नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, उस प्राचीन भारत के इतिहास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें हमने इससे पहले शुंग वंश के बारे में पढ़ा कि शुंग कौन थे, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां क्या थी। इसी के साथ दूसरा टॉपिक हम जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ रहे हैं जो शक वंश थे, सीथियन जिनको कहा गया है। ये सीथियन कौन थे और इन सीथियनों में रुद्रदामन जो प्रथम था उसकी उपलब्धियां क्या थी। हमारे सिलेबस में केवल रुद्रदामन प्रथम लिखा हुआ है, तो हमें रुद्रदामन प्रथम के बारे में भी जानना है और थोड़ा सा ये भी जानना है कि जब एग्जाम में प्रश्न आता है कि शक कौन थे, सीथियन कौन थे, तो शुरुआत आपको ये करनी कौन थे। छोटा प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। कहाँ से थे, विदेशी जाति थी, कहाँ से ये लोग आए थे और किन किन भागों में विभाजित हुए, इसकी हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, बैक्ट्रियन यानी भारतीय यूनानियों के बाद शक भारत में आए और शक मध्य एशिया की कबीलाई जाति थी। कहाँ की थी? मध्य एशिया की। लगभग ईसा पूर्व 165 ईस्वी में से यूची नामक एक अन्य मध्य एशिया कबीले ने खदेड़ दिया था और उनसे पूर्व भारत में आई बैक्ट्रियन जाति जो उस समय शाकल व तक्षशिला से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर राज कर रही थी, पर शकों ने आक्रमण शुरू किया और बैक्ट्रियन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। शकों ने बैक्ट्रियन को पराजित कर दिया और शक भारत में बैक्ट्रियनों की अपेक्षा एक बड़े भाग में नियंत्रण स्थापित हुआ। इस प्रकार से शकों ने बैक्ट्रियनों को हराकर भारत में नियंत्रण स्थापित किया। मध्य एशिया की एक प्रकार से ये जाति थी, ठीक है। और ये अपने राज्य के जो शासक होते थे, उनके राज्यपाल जो होते थे, उनको क्षत्रप बोलते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप बोलते थे, ठीक है। तो देखिए, शक वंश उसके शासक। भारत और अफगानिस्तान में शक शासकों की 5 शाखाएं थीं। उनकी राजधानियां भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। तत्कालीन अफगानिस्तान का शक राज्य आज शकिस्तान अथवा सिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में शकों की 4 क्षेत्रीय शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संगठित किया जाता है। एक उत्तरी क्षेत्रप बोले जाते हैं और एक बोले जाते हैं पश्चिमी क्षेत्रप, ठीक है। एक उत्तरी क्षेत्रप, एक पश्चिमी क्षेत्रप। उत्तरी क्षेत्रप के अंदर तक्षशिला था और मथुरा था। 2 केंद्र थे उत्तरी क्षेत्रप जो थे, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा। और जबकि पश्चिमी क्षेत्रप के केंद्र नासिक और उज्जैन थे। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पश्चिमी क्षेत्रप के बारे में ज़्यादा जानना है। थोड़ा सा इनकी चर्चा अपन कर रहे हैं, देखिए आगे। तक्षशिला में जो शक शासक थे, उत्तरी क्षेत्रप का जो प्रधान केंद्र था पंजाब था और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। संभवतः इस केंद्र का प्रथम शासक ल्याक कुशलुक था, एक संभावना है। उसका उत्तराधिकारी उसी का पुत्र पाटिक था। मथुरा के सिंह ध्वज अभिलेख से पता चलता है कि पाटिक ने सबसे पहले स्वयं को क्षत्रप और बाद में महाक्षत्रप कहा। सिखों के भाव में केंद्र के शासकों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मथुरा के शक शासक। उत्तरी क्षेत्रप में दूसरा जो तक्षशिला के अलावा था वो मथुरा था। तो मथुरा में जो केंद्र था, इस केंद्र के 2 शक शासकों में हगामस और हगान के बारे में सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है, परंतु विद्वान लोग ये तय नहीं कर सके हैं कि ये मथुरा में एक साथ या अलग अलग भागों में राज करते थे। इस केंद्र के 2 अन्य शक शासकों की जानकारी भी सिक्के और अभिलेख से प्राप्त होती है, एक तो राजुल और दूसरा सोडास, ठीक है। इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। विद्वानों के अनुसार राजुल ने क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियां ग्रहण की थी। इसी तरह सोडास ने अपने पिता राजुल की तरह स्वयं को क्षत्रप और महाक्षत्रप कहलाया। तो ये तक्षशिला और मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप थे वो थे। नासिक में शक शासक। भारत में उत्तरी क्षेत्रप की बजाय पश्चिमी क्षेत्रप अधिक प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रथम केंद्र नासिक था और इस केंद्र के 2 शासक प्रसिद्ध हुए, भूमक एक तो और एक नहपान। नहपान बहुत चर्चित था, याद रखना। भूमक के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं जिसमें वो स्वयं को क्षत्रप कहता है। अब क्षत्रप समझ में आ गया ना कि यहाँ के जो राजा हैं शक वंश के, उनको क्षत्रप कहा जाता है। उसके सिक्के नासिक के अलावा महाराष्ट्र और काठियावाड़ में ही प्राप्त होते हैं। विद्वानों की राय है कि दोनों प्रदेश उसके राज्य में शामिल थे। नहपान के बारे में पर्याप्त सामग्री मिलती है। इससे संबंधित 7 अभिलेख और हजारों सिक्के मिले हैं। उसके अभिलेखों में 41 से 46 तक की तिथियां हैं, ठीक है। किसके? भूमक के, जो संभवतः 74 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक नहपान की, याद रखना, नहपान, ठीक है ना। नहपान की ये 41 से 46 तक की तिथियां हैं जो संभवतः 74 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत की सूचक है। इसलिए विद्वानों ने उसके राज्यकाल को 119 से 124 ईस्वी तक निर्धारित किया है। किसके राज्यकाल को? नहपान के राज्यकाल को। नहपान ने अपने प्रारंभिक सिक्कों में स्वयं को क्षत्रप कहा, लेकिन 46 शक संवत के शिलालेख में वो स्वयं को महाक्षत्रप कहता है। नहपान के जामाता उषावदात, ठीक है ना, का एक लेख नासिक की गुफा की दीवार पर खुदा है। इसमें नहपान के राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती है। नहपान के राज्य की सीमा की जानकारी उषावदात का जो अभिलेख है उसके माध्यम से मिलती है, ठीक है। इस विवरण के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है काठियावाड़, महाराष्ट्र, कोंकण अवश्य ही क्षत्रप नहपान के राज्य में शामिल थे। कुछ ऐतिहासिक उल्लेखों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि गुजरात और उज्जैन भी उसके राज्य में शामिल थे। तो काठियावाड़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कोंकण का क्षेत्र नहपान राज्य में शामिल था। गुजरात, उज्जैन भी शामिल बताया जाता है।
महाराष्ट्र का एक बड़ा भूभाग सातवां राज्यों का उसने सातवाहनों से छीना था। नहपान के समय भड़ोच एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ये प्रश्न आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में। नहपान के समय सबसे बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? भड़ोच था। उज्जैन प्रतिष्ठान आदि से बहुत सा सामान लाकर यहाँ इकट्ठा किया जाता था और वहाँ से व्यापारिक सामान पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता था। नहपान के उत्तराधिकारियों के विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, निश्चित रूप से हमें पता है कि नहपान के सिक्कों को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्अंकित करवाया था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को जो है वो पराजित किया था और इसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए, उज्जैनी में शक शासक। पश्चिमी क्षेत्र का पहला केंद्र नासिक हो गया, दूसरा उज्जैनी, और नासिक में आपको केवल नहपान देखना है। उज्जैनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ रुद्रदामन प्रथम के बारे में भी जानेंगे। पश्चिमी क्षेत्र का दूसरा केंद्र उज्जैन था। यहाँ का पहला स्वतंत्र शक शासक चष्टन था। ठीक है, कौन था? चष्टन माना जाता है। कुछ इतिहासकार इस राजा के पिता चश्मतिक को उज्जैन का राजा प्रथम शासक मानते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। चष्टन के राज्य में मालवा, गुजरात, कच्छ और उसके समीप के क्षेत्र शामिल थे। उज्जैन के क्षेत्रफल में सबसे प्रसिद्ध रुद्रदामन प्रथम था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों की शक्ति उससे पूर्व क्षीण हो गई थी। उसका पिता जयदामन था, जिसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसी रुद्रदामन ने शकों का पुनरुद्धार किया और संभवतः है मालवा, सौराष्ट्र, कोंकण आदि प्रदेशों को सातवाहनों से उसने वापस छीन लिया था, जीता था। ठीक है, रुद्रदामन ने अपने समकालीन सातकर्णी राजा को पराजित किया। संभवतः वशिष्ठ पुत्र श्री शिव सातकर्णी था। ठीक है, बाद में दोनों में संधि भी हो गई थी और रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह सातकर्णी से कर दिया था। रुद्रदामन की विजय की विस्तृत जानकारी उसके गिरनार के शिलालेख से प्राप्त होती है। उसके अनुसार रुद्रदामन ने पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, विंध्य घाटी, ये उसके क्षेत्र थे उसके साम्राज्य में। पश्चिमी मालवा, विंध्य घाटी का प्रदेश, उत्तरी काठियावाड़, सौराष्ट्र, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, उत्तरी कोंकण जीते थे। इसी शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के, ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, याद रखना। और इस झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद जो है वो इसका पुनर्निर्माण जो रुद्रदामन ने करवाया था, और उसके बाद इस गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। आगे देखिए, सुदर्शन झील निजी आय से मरम्मत करवाई, प्रजा से इसके लिए कोई कर नहीं लिया। सुदर्शन झील एक बड़े लंबे समय से सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती रही है। मौर्य काल जितनी पुरानी थी, वह जनता से बहुत लोकप्रिय शासक था। वह अपने राज्य कार्यों में मंत्री परिषद से परामर्श लेता था। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसे राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र, व्याकरण, वित्त आदि के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था। कहा जाता है कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध को छोड़कर किसी अन्य तरह की हत्या नहीं करेगा, और जीवन भर उसने अपनी इस प्रतिज्ञा पालन किया। बहुत बड़ी बात थी। और इसका अंतिम जो शासक था उज्जैन के शासकों का, वो रुद्र सिंह तृतीय था। जो भी हो, शकों को प्रारंभ में भारतीय शासकों और जनगणों के किसी प्रभावकारी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हम सुनते हैं कि लगभग 50 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक शासक ने शकों के विरुद्ध प्रभावकारी रूप में युद्ध किया। वह अपने समय में बाहर खदेड़ दिया गया। वह राजा स्वयं को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत नाम का एक युग 58 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से हुआ, कहा जाता है। विक्रम संवत का प्रारंभ क्यों हुआ? तो विक्रमादित्य ने शकों पर विजय जो प्राप्त की, उसकी वजह से विक्रमादित्य संवत का प्रारंभ हुआ। कोई भी महान कार्य किया, उसने इस उपाधि को इस तरह ग्रहण कर लिया जिस तरह प्राचीन रोम के सम्राटों ने अपनी वीरता, पराक्रम और शक्ति पर जोर देने के लिए सीजर की उपाधि धारण कर ली। इस रिवाज के आधार फलस्वरूप हमें भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य पाते हैं। उपाधि भारतीय राजाओं में 12वीं शताब्दी तक प्रिय रही, विशेषकर पश्चिमी भारत और पश्चिमी दक्कन में ये हमें देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों ने